नमस्कार साथियों। आज मैं इस समय हूँ दिमर में और हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक, पूर्व शिक्षक और अभूतपूर्व व्यंग्यकार मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, जिनको हम मिर्ची बाबा के नाम से जानते हैं। बहुगुणा जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका। बहुगुणा जी, ऋषिकेश में गंगा के तट से लेकर के और ये पहाड़ की सुरम्य वादियों तक का सफर कैसा रहा? बहुत कह सकता हूँ कि बहुत इंकरेजिंग रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं, कुछ जो बदलाव आ रहे हैं समाज में, प्रकृति में, वातावरण में, उनको भी समझने का मौका मिला। जैसे आपने किया कि सेवानिवृत्ति के बाद गांव की ओर चले, अगर ऐसे हम उत्तराखंड के सारे लोग जाएं तो हो सकता है रिवर्स प्लान हो जाए। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी कि सारे लोग एक जैसा करके सोचते नहीं है और सारे लोग एक जैसा करने लग जाएंगे तो दुनिया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया जो आज सुंदर है, जो भी है दुनिया में अच्छा, वो इसी कारण से है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, रहते हैं, करते हैं। उनके बीच में बस जैसे होते हैं कि एक रूपता समरूपता होनी चाहिए, एक दूसरे से हार्मोनी होनी चाहिए। अच्छा, आप सैनिक भी रहे जी, लंबा समय दिया आपने सेना में भी। जी, लगभग मैं 20 साल रहा है एयरफोर्स में। 1983 जून में चला गया था और 2003 जून में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद आप कुछ समय यूएन में भी रहे। उसके बाद में फिनलैंड की जो फॉरेन एम्बेसी है उनके माध्यम से यूनाइटेड नेशन का एक प्रोजेक्ट था क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जो जमीन पे क्या असर पड़ रहा है और जो खासतौर से जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं उन पर उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसको लेकर के एक प्रोजेक्ट था जिसका मैं हिंदुस्तान में कोऑर्डिनेटर रहा लगभग 6 साल था। और शिक्षा विभाग से भी सेवानिवृत्त हो गए। शिक्षा विभाग में 2011 अगस्त में आया था और अभी इसी मार्च में मैं वहाँ से रिटायर हुआ, लगभग 13 साल। तो लोग बोलते हैं कि दो पेंशन है, कोई टेंशन तो है नहीं अब। टेंशन का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। टेंशन क्या है, कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है, वो खा में टेंशन लेते हैं। अदरवाइज मैंने पेंशन वालों को भी टेंशन लेते देखा है और बगैर पेंशन वाले भी बगैर टेंशन के हैं। इसका उससे कोई आपस में कनेक्टिविटी है नहीं इनकी। और दो पेंशन नहीं है मेरी, ये दो, क्योंकि मैं दूसरी जो पेंशन है मेरी उसकी है, वो एनपीएस की है। अच्छा, तो एनपीएस में अभी मैं आपको अंदर बता देता हूँ कि एयरफोर्स में 20 साल रहने के बाद में मुझे अभी लगभग 43-44 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है और यहाँ शिक्षा विभाग में जो पेंशन करीबन 14 साल नौकरी कर 13-14 साल नौकरी करने के बाद में मेरी पेंशन बनी है 7,130 रुपये मात्र। वो ये तो 20% भी नहीं बनी उस हिसाब से। अब मेरी बात सुन के कहीं वो टेंशन हो जाएगी। जो नहीं पेंशन वाले हैं उन्हें टेंशन हो जाएगी। अरे बार बार ये प्रश्न भी आता है, जैसे राजनीति में लोग 5 साल विधायक सांसद बन गए तो तब तो पूरी पेंशन है और कर्मचारियों का एक आक्रोश तो रहता ही है कि भाई हम जो 25-30 साल सेवा करते हैं, लेकिन हमें भी जैसे आपने बताया कि 14-15 साल की सेवा के बाद बहुत कम पेंशन बन पा रही। देखिए, मैं कर्मचारी मित्रों को जब मैं यहाँ पुरानी पेंशन के आंदोलन को लेकर के मैं उत्तराखंड का अध्यक्ष भी रहा हूँ करीबन 2 साल, मैंने बहुत दौड़ भाग इस पर की। मैं तब भी कहता था, इस बात को आज भी दोहराता हूँ कि हमारे कर्मचारी लोग कई बार अनावश्यक तुलना करते हैं। विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिल रही है तो उससे इसका हमें कोई लेना है उन्हें, और वो हमें कोई वो नहीं है। हम अपना हक की बात कर रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है हम उस पर न जाए। आप बहस को जिसको बोलते हैं कि आप अनावश्यक दिशा में ले जा रहे हैं। आप विधायकों को पेंशन दें, आप ग्राम प्रधान को पेंशन दें, आप बुजुर्गों को पेंशन दें, आप सबको दें, हम अपनी बात करें, हमें क्या चाहिए। तो हमें मुझे लगता है कि कार्मिक के नाते हमें पेंशन, पुरानी पेंशन हमारी होनी चाहिए, हम उसकी बात करें। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पर बात करें। ये नहीं कहें कि विधायक को क्यों मिली, सांसद को क्यों मिली, वो एक मतलब बहस हो जाए। हाँ जी। अच्छा, इस समय देखो कि सरकार का विजय शिक्षा विभाग की बात करें तो ये चल रहा है कि छात्र संख्या कम क्यों हो रही है, छात्र संख्या कम क्यों हो रही है, कि इस पे जांच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कुछ? ये तो जैसे लेटेस्ट मनोरंजन हो गया, छात्र संख्या कम क्यों हो रही है? देखिए, पहले तो मैं शिक्षा विभाग के बारे में बात कर दूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आ जाऊँगा। दुर्भाग्य से शिक्षा विभाग एक ऐसा संगठन है जो संगठन है ही नहीं। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैंने यहाँ पे 13-14 साल
में बहुत सारे अच्छे अध्यापकों को, अच्छे अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे, मैं बहुतों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोगों के होने के बावजूद ये मेरे ख्याल है बहुत ही बुरा संगठन है। तो हमें जो शिक्षा विभाग को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि अच्छे लोगों के होने के बावजूद ये बुरा संगठन क्यों है। तो ये आज जो सवाल उठ रहा है कि छात्र संख्या घट रही है, ये इसी कारण से है कि बहुत सारे अच्छे लोग थे हैं, लेकिन स्कूलों की हालत बिगड़ती जा रही है। और ये केवल शिक्षा विभाग का वो नहीं है, इसमें आपको सामाजिक जो राजनीतिक और जो बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य हैं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। खासतौर से जो पलायन जो बढ़ रहा है पहाड़ में। और मैं जिन गाँवों में मैं रहा, वहाँ बहुत सारे गाँवों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं जहाँ गया हूँ, मैं नाम भी बता सकता हूँ गाँव का। अभी अगर वहाँ कोई मर जाए तो उनको कम से कम 12-14 घंटे इंतजार करना पड़ेगा कि कोई जवान आदमी गाँव में आए जो डेड बॉडी को उठा ले, क्योंकि सब उठने लगता हूँ वहाँ पे। मैं 2-3 गाँव उनको देखा, और मेरे देखते देखते 2-3 गाँव ऐसे हैं कि जहाँ प्राइमरी स्कूल थे बंद हो गए, और अभी इस साल शायद एक आध और बंद हो जाएगा, ये स्थिति है। तो गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं, तो छात्र संख्या तो कम होगी। तो छात्र संख्या कम होने के कारणों को हमको 2 तरह से सोचना पड़ेगा। एक हमें सोचना पड़ेगा दुर्गम के ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, और एक मैदानी क्षेत्र। तो छात्र संख्या तो शहरों में भी कम हो रही है। तो छात्र संख्या शहरों में क्यों कम हो रही है, उसके अलग सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कारण है। पहाड़ों में जो कम हो रही है उसके अलग कारण है। दोनों कारण एक जैसे। एक बात ये भी आती है कि पहाड़ में बच्चे कम हैं विद्यालयों में, लेकिन ये देखो उन गांवों में ही जब लोग कम हैं तो विद्यालय में स्वाभाविक असर पड़ेगा ना। ये आपने सही कहा कि असली सवाल ये है कि छात्र संख्या कम होने का 2 कारण अलग, देहरादून के कारण अलग है। जहां मैं रहता हूँ वहां का कारण ये है कि गांव खाली हो गए, आबादी नहीं है। तो आबादी अगर गांव की बड़ी संख्या में आबादी खाली जब बाहर जा रही है, गांव खाली होते जा रहे हैं, तो उसके कारण राजनीतियों से जवाब मांगा जाना चाहिए ना। ये तो ब्लॉक प्रमुख बताए, ये तो जिला प्रमुख बताएं, विधायक जी बताएं, प्रधान जी बताएं कि उनकी बजट की सारी योजनाएं बहुत बढ़िया चल रही है विकास की। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहां बोर्ड आपको बड़े बड़े मिलेंगे कि ये फलाना गांव, ये फलाना गांव, ये जैविक ग्राम, ये राणा गांव, इतना आदर्श गांव, वहाँ पे आपको चाल खाल घास नहीं क्या क्या बना रहे हैं। इतना सब जो पैसा लगने के बावजूद अगर गाँव खाली हो रहा है, तो पहली बात तो ये पैसा कहाँ गया, और पैसा गाँव में गया तो गाँव क्यों खाली हुआ, ये सवाल तो वहाँ पूछा जाना चाहिए। कई जगह तो ये समस्या भी आ रही है कि लोग नहीं है लेकिन बोर्ड बहुत है लगे, हर विभाग का बोर्ड लगा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा जाए तो फ्रॉड है। अगर मैं इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ये फ्रॉड हो रहा है। जब गांव में आदमी नहीं है, गांव में तो पैसा कहाँ गया हो, पूछा जाएगा। ये पत्रकारों को पूछना चाहिए। पत्रकार तो दिक्कत की बात यह है कि पत्रकार आजकल जो उनको जिसको कहते हैं खोजी पत्रकार, तो खोजी पत्रकार तो खोज के भी नहीं मिलता है। पत्रकार वो है कि उनको आप एक वो देते, क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति दे दें, वो उसको छाप देते हैं उठा करके। दिक्कत तो ये गांव में जाए, पता करें कि पिछले 1 साल का बजट कितना खर्च हुआ था, किस मद में खर्च हुआ था। और जिस भाई आपने कहा कि गाँव में जैविक गाँव है, तो कितनी फसलें हुई इस गाँव में। अगर वो गाँव जैविक ग्राम है, आदर्श ग्राम है, उन्नत कृषि कर रहा है, तो उस गाँव में राशन की दुकान क्यों है? कितने वहाँ पे क्या कहते हैं जो 5 किलो फ्री वाले जो राशन वाले हैं, तो तुलना करें ना। हम ये दोनों चीज तुलना नहीं कर, मान भी कर देता हूँ कि ये कहेंगे कि हाँ ये आदर्श ग्राम है, तो आदर्श ग्राम का मतलब है कि वहाँ पर सब लोग अपने आप में सक्षम हैं, समृद्ध हैं। तो पता ये पत्रकारों का पता करें, आप लोग पता करें। एक ये भी देखने में आता है कि पूरे गांव में जो है अगर 20 परिवार रह रहे हैं कहीं, तो 20 के 20 लोगों को किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन खेत सबके बंजर है। तो यही तो एक सवाल है, किसान सम्मान निधि दी क्यों गई? जिसका खेत खाली है वो सम्मान निधि केवल एक प्रकार से करप्शन है, जिसको मैं सीधा कहूंगा कि आप करप्ट कर रहे हैं आदमी को। तो सोसाइटी को पहले क्या था कि आज से 15-20 साल पहले करप्शन को हम बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों से ही जोड़ते थे। अभी स्थिति ये होगी कि कॉमन मैन करप्ट होता जा रहा है, और तो उसको करप्ट करने में सरकार का हाथ है, समाज का हाथ है, राजनेताओं का हाथ है। तो कॉमन मैन करप्ट होता जा रहा है। एक ये भी देखा जाता है, जैसे अब पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, विधानसभा के चुनाव होते हैं विशेषकर पंचायतों में, दूर दराज के गाँव में लोग जो है 1-1, 2-2 या 5-5 वोटर के लिए बड़ी हेडलाइंस बनती हैं कि जो है वहाँ एक मतदाता के लिए पूरी टीम गई है। ऐसा कभी लगता है आपको? अब ये एक विद्रूप है कि अभी आपको स्कूल से जोड़ देंगे हम। गांव में, दूर का गांव है, वहां पे आबादी कम है,
तो चूंकि बच्चे कम है तो सरकार कहती है कि यहाँ पे स्कूल बंद कर दिया जाएगा, कर चुके हैं, अभी तक सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन उस गांव में 2 वोटर भी होंगे तो सरकार वहां ये लोग वोट लेने जाएंगे। तो चूंकि वोट लेना राजनीतिक दलों की अपनी एक वो मजबूरी है, उससे उनकी सरकार बनती है, इसलिए वो एक आदमी के लिए भी वोट लेने जाएंगे। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाना वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, एक आदमी को इलाज कराना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो ये सरकार मूलतः अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है, अपनी जिम्मेदारी से आंखें मोड़ रही है। हाँ, लाभ देख रही है, उसको वोट मिल रहा है, वोट लेकर जरूर जाएगी वहां पर, सारे काम करेगी। ये बात तो सब सरकारी दलों से पूछा जाना चाहिए सवाल को, चुनाव आयोग बताए इस बात को। उत्तराखंड बनने के बाद जो है हालांकि काफी जो सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य में कई जगह जो बड़ी पीड़ा होती है जब हम डंडी पे कुर्सी पे देखते हैं मरीजों को ला रहे हैं। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड का जो हम पहाड़ी हिस्से को देखेंगे तो संसार के हर भूगोल अपने आप में एक जीवंत, मतलब जिसको कहते हैं कि वो लिविंग चीज है। हम भूगोल को, पहाड़ को समझते हैं कि ये डेड चीज है ना। हर भूगोल अपने आप में एक जीवंत होता है, तो पहाड़ अपने आप में एक जिंदा चीज है, हमें उसके स्वभाव को समझना होगा। तो अगर हम पहाड़ पिछले जो परेशानियां देख रहे हैं, दिक्कत देख रहे हैं, कितना विकास हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद लोग परेशान हैं या लोग नाराज हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि पहाड़ के स्वभाव को समझ के काम नहीं किया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है ये देहरादून के स्वभाव से हो रहा है, दिल्ली के स्वभाव से हो रहा है। दिल्ली वाले वाशिंगटन के हिसाब से करेंगे, न्यूयॉर्क के हिसाब से करेंगे, टोक्यो के हिसाब से करेंगे, लेकिन पहाड़ के स्वभाव को समझते हुए काम नहीं हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, आपकी जो है रिटायरमेंट के बाद तो सारे वैसे मुख्य जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो गए, क्या है प्लान, क्या होगा भविष्य में, क्या जो है सोच रहे हैं? मैं 2-3 तरीके से सोच रहा हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस के काम में उनकी मदद करूँ। कुछ न्यूज चैनल वाले भी हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब खबर वाली बात नहीं, खबर तो दुनिया भर की आती है, लेकिन खबर के पीछे कारण कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्या कारण है, उन पर उनकी मदद करूँ। तो ये भी वो है। कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं कि मेरे अभी तक असल में 200-250 ग्रंथ छप चुके हैं और मैं लिखता भी रहता हूँ। उनका कहना है कि मैं लेखन के काम में आगे जाऊँ। फिर कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग पे और उत्तराखंड के उसको लेकर के मैं किताब लिखूँ। तो अभी मैंने तय नहीं किया, मैं सूत्राधिकार मैंने और आराम करूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो करूँगा अभी। सेना के दौरान जब आप एयरफोर्स में रहे, कभी कभी ऐसी स्थिति आई कि कहीं जो है बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति या कहीं भयानक स्थिति आई? मैं कारगिल दौरान, जब कारगिल का वार था तो मैं पश्चिमी मोर्चे पे ही था, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक जहाज गिराया था अटलांटा, ये अगस्त के महीने में गिराया था, शायद 7 या 8 अगस्त की बात है शायद, है ना, 7-8 अगस्त 1999 में पाकिस्तान का एक जासूसी जहाज था, वो हमारी सीमा में घुस गया था। तो उसको जब गिराया गया था तो हमारी यूनिट ने गिराया था, उसको हमारे देश ने गिराया था। 16 आदमी पाकिस्तान के मारे गए थे उसमें। अच्छा, और कभी शिक्षा विभाग के दौरान भी कोई ऐसा विशेष यादगार क्षण जो 14-15 साल की नौकरी में है आपको? तो एक बार में स्पष्टीकरण भी हो गया था आपका, ये बैंक में मुझे 2-3 बार हो चुका है। कोई स्पष्टीकरण है, देखिए स्पष्टीकरण देना कोई बुरी बात, बहुत सारे मैं अपने मित्रों को भी कहता हूँ, कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया, स्पष्टीकरण मांग लिया, जांच हो रही है। कोई जांच करना, स्पष्टीकरण मांगना या सस्पेंड करना कोई दंड नहीं है। शासन को अगर लगता है, अधिकारियों को लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है, तो ये उनका अधिकार है कि मेरे से स्पष्टीकरण मांगे, मेरी जांच करें, उनका अधिकार है। और मेरे का अपना राइट टू डिफेंड है ना, कि भाई मैं अपना बचाव का अधिकार रखता हूँ। तो मैं अपने हर बार यही हुआ कि जब भी मेरी जांच बैठी, मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया, मैंने जो भी मेरी समझ थी उसके हिसाब से सही अपना जवाब दिया और वो लोग संतुष्ट हो गए, हुआ कुछ नहीं मेरा। आप प्रकृति के शरण में यहाँ आए, तो पुराने लोग आजकल जब सब नीचे को जा रहे हैं, आप ऊपर को चल रहे हैं। वो मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन मेरा, पिताजी मेरे प्रोफेसर थे, और पिताजी गांधी जी के जो शिष्य थे विनोबा भावे और जयप्रकाश जी, उनके संपर्क में आए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, माँ जी की टीचर थी। और मेरा जो लालन छोटा था, मैं जब 1.5 साल का, तो मैं मध्य प्रदेश के, पिताजी मेरे वहाँ चले गए थे भीलों के इलाके में। तो मेरा बचपन जो है वो जंगली क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें गुजरा हुआ है। तो शायद वहाँ से वो होता है कि मुझे आगे, मुझे शहर बहुत पसंद है नहीं, शहरों में बहुत रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है मैं शहर छोड़ के थोड़ा बाहर जाना ही पसंद करता हूँ। पुराने समय के लोग तो जब
कहीं बसते थे किसी जगह जी। पे, तो पहले वो हम मूलभूत सुविधाएं देखते थे, बिजली है, पानी है, सड़क उस जमाने नहीं होती थी, हाँ। लेकिन फिर वो लोग वैद्य ढूंढते थे, वो लोग लुहार ढूंढते थे कि वो सुविधाएं थे कि यहाँ क्या लगा आपको, कुछ आपने ऐसा यहाँ भी किया कुछ सर्वे? अब चीजें बदल गई हैं। जी। अब पिछले जो 20-25 साल में जो लाइफ स्टाइल थी, तो लाइफ स्टाइल अलग चीज होगी। जो लिविंग स्टाइल वो था हमारी जो है वो बदल चुकी है। तो अभी बहुत दूर दूर तक जो चीजें पहले देहरादून या दिल्ली में ही अवेलेबल थी, वो अब आपको ऊपर गोपेश्वर पौड़ी या उसमें मिल जाएंगी। तो सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई पहले के मुकाबले में। तो इसलिए अभी गांव में रहना ज़्यादा सरल है पहले के मुकाबले में, अगर मैं तो ऐसे कहूँ। तो बहुरानी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।